नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो देखिए, बीपीएससी TRE 3 रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इसे आगे आपको डिटेल में समझाएंगे और फिर शराबबंदी से जुड़ी हुई खबर होगी। शराबबंदी में शराब से संदिग्ध मौत पर आगे बात करेंगे और इसके बाद कोकेन तस्करी से जुड़ी हुई खबर होगी, ये भी आगे डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद डिकोड करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को कि वो बार बार क्यों कहते हैं अब इधर उधर नहीं जाएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी TRE 3 के रिजल्ट की, क्योंकि ये करीब 40,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। फर्स्ट फेज में देखिए, वर्ग 6 से लेकर के 8वीं कक्षा के कुल 6 विषयों के शिक्षकों के 16,989 पदों पर रिजल्ट दिया गया है। वहीं वर्ग 1 से लेकर के 5 में 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें कुल 81,911 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने देखिए 1 से लेकर के 5वीं और 6 से लेकर के 8वीं क्लास का संयुक्त रिजल्ट घोषित किया है। क्लास 1 से 5वीं में कुल 21,911 अभ्यर्थी सफल हुए। क्लास 6 से 8वीं में कुल 16,989 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और अगर 6 to 8 की बात करें तो गणित और विज्ञान में कुल 5,560 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान में कुल 3,789 सफल हुए हैं अभ्यर्थी। वहीं 6 to 8 के हिंदी में 2,799 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वर्ग 6 से 8वीं के अंग्रेजी में 2,873 अभ्यर्थी पास हुए हैं और क्लास 6 से लेकर के 8वीं के संस्कृत में कुल 941 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं क्लास 6 से लेकर 8वीं के उर्दू में कुल 1,027 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और वहीं फाइनल रिक्तियां की बात करें अगर तो 6 से 8वीं में 18,973 थी। आइए अब समझिए TRE 3 के रिजल्ट के क्या मायने हैं। तो देखिए, TRE मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसमें जो पास होता है वो अध्यापक हो जाता है, यानी कि वो टीचर बन जाता है। तो TRE 3 के लिए जुलाई में पुनर्परीक्षा हुई थी। अब TRE 3 का रिजल्ट आया है। करीब 39,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब रिजल्ट का अभ्यर्थियों को बहुत दिनों से इंतजार था, काफी समय से। अब ये विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान देंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराएगा और काउंसलिंग होने के बाद इनकी पोस्टिंग होगी। यानी कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या करीब 39,000 और बढ़ जाएगी और शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में मदद भी मिलेगी। अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट हालांकि देखिए बाकी है, लेकिन TRE 3 का रिजल्ट आज जारी हो चुका है और किस सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए, कितने अभ्यर्थी पास हुए, इसका हमने आपको बता दिया है। लेकिन अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो है वो बाकी है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिवान में संदिग्ध स्थिति में 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं कई लोग बीमार हैं, जिसमें 2 लोगों की आंख की रोशनी कम हो गई। परिवार वालों ने शराब पीने की बात स्वीकार कर ली है और बीमार लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सादा वाला दारू पिए थे। फिर वही कहानी, संदिग्ध स्थिति में मौत। कुछ बीमार हुए, कुछ लोगों की आंख की रोशनी कम हुई और बीमार व्यक्ति ने कहा ये सब शराब पीने से हुआ। क्या नाम है आपका? उमेश राय। कहाँ घर है आपका? नबीगंज। आप क्या पिए थे आप? सादा वाला दारू पिए थे। तस्वीरें सिवान की हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत की चर्चा गर्म है। लकड़ी नवीगंज प्रखंड के नवीगंज में शुक्रवार दोपहर तक संदिग्ध स्थिति में अमरजीत यादव नाम के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 4 लोग बीमार हैं, जिसमें से 2 लोगों की आंख से कम भी दिखाई दे रहा है। परिवार वाले और पीड़ित शराब पीने की बात स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आया वॉमिटिंग का कंप्लेंट लेके, जो बताया नहीं कि उसके साथ क्या है। वाइटल स्टफ ठीक था तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट दिया गया उसको। उसके थोड़ी देर बाद एक मरीज आए जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद एक और मरीज आए, तब जाके आपस में पब्लिक से ये न्यूज आई कि इन लोगों ने कल शाम में शराब दी है। बीमार लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है।
संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है। डीएम एसपी की ओर से जांच टीम का गठन कर दिया गया है और गांव में छापेमारी की जा रही है। तो वही मामले की जांच की जा रही है कि अगर शराब का सेवन किए हैं तो ये शराब आया कहां से। छापेमारी के साथ साथ टीम द्वारा कई लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें, पिछले महीने ही सीवान के भगवानपुर प्रखंड और लकड़ी नवीगंज में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल है, पिछली घटना से क्यों नहीं ली सबक? क्या अलर्ट मोड में नहीं था प्रशासन? लोगों के पास कैसे पहुंच रही शराब? आखिर कब तक होती रहेगी शराब से मौत? न्यूज़ 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। शराबबंदी के बाद से कई घटनाएं हो चुकी हैं। सिवान की इस ताजा घटना के पहले सिवान और छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब कांड से कई लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। तब तक 266 मौतों की रिपोर्ट हुई थी। हालांकि प्रशासन 156 की पुष्टि की। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर 2022 तक के साल वाइज अगर मौत के आंकड़ों को देखें तो ये पता चलता है कि 2016 में 13 लोग और 2017 में 8, 2018 में 9, 2019 में 9, 2020 में 9, 2021 में 90 और 2022 में 67 लोगों की मौत हुई है। और अब ये समझिए कि शराबबंदी में शराब से मौत कैसे होता है। तो देखिए, शराबबंदी में अवैध शराब का धंधा जो है वो शुरू हो जाता है और शराब तस्कर और जो माफिया हैं वो काफी सक्रिय हो जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से शराब बनाई जाती है और बनाने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। गलत ढंग से शराब बनाई जाती है और शराब जो है वो जहरीली हो जाती है। अब ये समझना जरूरी है कि जब शराबबंदी है तो फिर शराब कैसे मिल पा रही है, शराब कैसे उपलब्ध हो पा रही है लोगों तक। तो आइए वो भी समझते हैं। देखिए, दरअसल पुलिस की मिलीभगत से तस्कर जो है वो अवैध धंधा करते हैं शराब का और धड़ल्ले से अवैध शराब की तस्करी होती है, बिक्री होती है, घर घर तक भी पहुंचाए जाते हैं। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी लगातार होती है, खबरें लगातार सामने आती है। शराबबंदी के बावजूद भी शराबियों तक शराब पहुंच पाती है, तो इसमें अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने 42 करोड़ रुपए कीमत की 4.2 किलो कोकेन बरामद किया। तस्करी कर कोकेन की ये खेप थाईलैंड से पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली लाई जा रही थी। पैकेट में बंद इस चीज को देखिए। महज 4 किलो 200 ग्राम के इस पैकेट में भरे सामान की कीमत 42 करोड़ रुपए है। जी हां, ये है कोकीन, जिसे तस्करी कर दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन डीआरआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकीन की इस बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर में पकड़ लिया। दिल्ली भेजा जा रहा था, लेकिन डीआरआई की टीम को इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी और डीआरआई की टीम जो है वह लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। कोकीन की इस खेप को थाईलैंड से भूटान के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। फिर एक कार से मुजफ्फरपुर के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा था। लेकिन डीआरआई को पहले ही सूचना मिल गई। डीआरआई की टीम ने मैठी टोल प्लाजा पर कार को रुकवा दिया तो उसमें से 4 पैकेट में रखे 4 किलो 200 ग्राम कोकीन बरामद कर ली गई। बरामद कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीआरआई की टीम ने महाराष्ट्र के रहने वाले एक तस्कर शाहीन शेख को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि यह जो कोकीन का मामला है यह काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, जिसकी एक बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर की डीआरआई की टीम ने कुछ दिनों पहले पटना रीजन में 12 करोड़ की कोकीन बरामद की गई थी। सवाल है कि क्या तस्करों ने बिहार होते हुए मादक पदार्थों की तस्करी का नया रूट इजाद किया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने 42 करोड़ की कोकेन पकड़ी। अब ये जानना जरूरी है कि कोकेन की ये खेप कहां से कहां ले जाई जा रही थी। तो आइए वो आपको बताते हैं। देखिए, कोकेन की ये खेप सिलीगुड़ी से दिल्ली ले जाई जा रही थी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कोकेन तस्करी का ये तार विदेश से जुड़ा हुआ है
और जानकारी के मुताबिक थाईलैंड से कोकेन की खेप भूटान होते हुए सिलीगुड़ी लाई गई। सिलीगुड़ी से कोकेन की इस खेप को मुजफ्फरपुर के रास्ते गोरखपुर होते हुए दिल्ली ले जाया जाना था, ये प्लानिंग थी पूरी। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में चेकिंग के दौरान कार से 4.2 किलो कोकेन पकड़ी गई। तो देखिए, कोकेन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत की बात करें तो इसका बाजार में मूल्य जो है वो 1 किलो का 10 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में पकड़ी गई 4.2 किलो कोकेन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 42 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पिछले महीने पटना जोन में 1.2 किलो कोकेन पकड़ी गई थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में अब ये समझिए कि आखिर वो तस्करी का कौन सा नया रूट है जिसके जरिए तस्कर जो है वो कोकेन या फिर दूसरी प्रतिबंधित चीजों की तस्करी कराते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, अपने देश में असम और पश्चिम बंगाल से दरभंगा 4 लेन या फिर बरौनी होते हुए तस्करी की जा रही है और इस रूट के जरिए मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र तक तस्करी का खेल जो है वो चल रहा है। तो तस्कर सिर्फ कोकेन की ही तस्करी नहीं करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी सोना, सिगरेट और अफीम जैसे मादक पदार्थों की तस्करी भी करते हैं तस्कर, जिसकी खेप जो है कई बार पकड़ी भी जाती है। तो इस तरीके से ये जो तस्करी का मामला है वो सामने आया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बक्सर में धर्म परिवर्तन का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आते ही हड़कंप मच चुका है, जिसमें इस वीडियो में एक पादरी जो है वो महिलाओं को नदी में डुबकी लगवा रहा है और अपने हाथों से उन महिलाओं का सिंदूर पोंछता हुआ नजर आ रहा है। आप भी देखिए रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन का अधर्म खेल, कभी बीमारी ठीक करने के नाम पर तो कभी पैसों का लालच देकर, कभी डरा धमका कर। मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल ना तो नई बात है, ना ही ये किसी एक जगह होता है, बल्कि धर्म परिवर्तन का खुला खेल देश भर में खेला जा रहा है और निशाने पर होते हैं गरीब तबके के लोग। वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिन्हें तरह तरह का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के इस खेल को खेलने वालों के निशाने पर हैं बिहार के लोग। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक पादरी कुछ महिलाओं को नदी में डुबकी लगवा रहा है, उनके मांग पर लगा सिंदूर अपने हाथों से धो रहा है। ये सब खुलेआम हो रहा है। दर्जनों ग्रामीण इस पादरी के झांसे में आ गए हैं। I am Samuel. Yes. I am from Tamil Nadu. He invited me. ये तस्वीर है बिहार के बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नागपुरा गांव का, जहां के रहने वाले राजू राम नाम के पादरी ने सैमुअल नाम के एक दूसरे पादरी को तमिलनाडु से बुलाया ताकि यहां के लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। That is in the Bible that we practice. That we have to put them in the water and come up. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर धर्म परिवर्तन का इलाज क्या है? क्यों धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कई राज्यों में कठोर कानून भी बनाए गए हैं? धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई भी होती है, सजा भी मिलती है, लेकिन बावजूद इसके इसकी जड़ें इतनी गहरी जमी हुई है कि समय समय पर धर्म परिवर्तन की खबरें आती रहती है। बक्सर से न्यूज 18 के लिए पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली, जिसमें कुछ महिलाओं को डुबकी लगवाकर सिंदूर मिटाया जा रहा है। अब आपको एक शब्द बताते हैं, बपतिस्मा। इसका अर्थ होता है डुबकी लगाना या डुबोना। ईसाई धर्म में शामिल होने से पहले ये किया जाता है, यानी कि बपतिस्मा ईसाई धर्म में शामिल होने से पहले किया जाता है और बपतिस्मा करने के बाद औपचारिक रूप से ईसाई बन जाते हैं। बपतिस्मा का मतलब अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करना होता है और इस वीडियो में यही देखने को हमें मिला है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आदिवासी समाज को एक साथ कई सौगात दिए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम ने यहां आदिवासियों के लिए सौगात दी।
6,640 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतिहास में आदिवासी समाज को न्याय नहीं मिला, जिसे दूर करने का वो एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सिर्फ आदिवासी समाज के देश की आजादी से लेकर के देश के विकास में योगदान की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ही है जिन्होंने राजकुमार राम को भगवान राम बना दिया। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान धरती आबा को याद किया और कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई का कई बार नेतृत्व किया है, लेकिन इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पीएम ने कई बार कहा कि धरती आबा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम की सौगात को आइए जानते हैं। देखिए, बिहार को 6,640 करोड़ का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री जनमन के तहत 11,000 घरों में गृह प्रवेश, 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ भी किया गया और 30 अतिरिक्त एएमयू का शुभारंभ हुआ। वहीं 10 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का भी उद्घाटन किया गया और 300 वन धन विकास केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ और 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ। तो वहीं 500 किलोमीटर नई सड़कों का शिलान्यास भी किया गया और साथ ही 100 बहुउद्देशीय केंद्रों का भी शिलान्यास किया गया। इसके अलावा 1,41,000 नए घरों का शिलान्यास हुआ। वहीं 370 छात्रावासों का शिलान्यास भी हुआ। तो मतलब ये कि जनजातीय गौरव दिवस पर जमुई की धरती से पीएम ने सौगातों की बरसात कर दी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने फिर दोहराया है कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि बीच में हम लोग अलग चले गए थे, लेकिन अब साथ हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी काम किया है और हम जहां भी जाते हैं कुछ और काम करवा देते हैं। मौका था बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस का। मंच पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भरे मंच से एक बार फिर कहा कि हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। और मैं इतना ही पुनः कह देता हूं कि वो और हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुआ, बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए तो कर ही रहे हैं, बिहार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं। अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया। महज 2 दिन पहले की बात है, पीएम मोदी दरभंगा आए थे। तब सीएम नीतीश कुमार ने झुककर पीएम मोदी का अभिवादन किया तो विपक्ष के नेता तंज कसने लगे। एक बार फिर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। बता दिया कि ये दोस्ती दमदार है और अब कभी टूटेगी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से आनंद अमृतराज और केसी कुंदन की रिपोर्ट।
आज देश भर में देव दीपावली मनाई गई। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ गोपालगंज के थावे मां सिंहासनी मंदिर में भी देव दीपावली मनाई गई और यहां पर श्रद्धालुओं ने 51,000 दीप दान किए। दीप दान के लिए बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे। बनारस की तर्ज पर मां सिंहासनी के दरबार में देव दीपावली मनाई जाती है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। में थावे माँ के दरबार में हम लोग जो है सब परिवार सम्मिलित होकर के दीपक जलाए हैं और ये रोशनी पूरे बिहार को, पूरे देश को जो है माँ भगवती जो है अंधकार से दूर करे और हमारा देश और प्रदेश जो है निरंतर उन्नति पे रहे, यही कामना है माँ भगवती से। माँ थावे माँ जागृत हैं और यहाँ लोग आते हैं देव दीपावली के दिन और अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। माता दी, आज थावे माता के दरबार में अनंत दीपों का समूह यहाँ पर प्रज्वलित हुआ है और इस दीप प्रज्वलित के साथ भक्त हम कामना करते हैं कि हमारी और हमारे परिवार का सुख समृद्धि और दरिद्रता जो भी है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो और सभी लोग खुशहाल रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।